हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ प्रेप। आज हम लोग बूट कैंप सेशन लेने वाले हैं, वन शॉट लेक्चर लेने वाले हैं द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर का, जो कि एज यू नो एनसीईआरटी का पहला चैप्टर है क्लास 11 टेक्स्ट बुक का। और ये चैप्टर इजी पिकिंग वाला चैप्टर है, तो अगर आप इसको अच्छे से रिवाइज करोगे तो इससे जो एक या दो क्वेश्चन आते हैं वो गारंटीड है। सो दिस इज एन इजी पिकिंग चैप्टर, बट ऑब्वियसली इट रिक्वायर्स रिविजन एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस। सो आज मैं जो आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, इसका जो नोट है, you can get that note from the website lifeprep.org, and you can also get it through our Android app LifePrep India app. ओके, चलो ये लेक्चर शुरू करते हैं। आज हम लोग द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर को पूरा देखने वाले हैं। एनसीईआरटी ने जब लिविंग वर्ल्ड चैप्टर को स्टार्ट करा है तो पहले एक यूनिट इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। ये यूनिट इंट्रोडक्शन 4 चैप्टर के लिए अप्लाई होता है। लिविंग वर्ल्ड के लिए भी अप्लाई होता है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के लिए भी होता है, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम के लिए भी अप्लाई होता है। तो इन चारों चैप्टर्स को मिला करके डाइवर्सिटी यूनिट बोलते हैं, ठीक है। सो उस यूनिट में यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ बातें, एक बार मैं रीड कर दे रहा हूँ। बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ ऑल लिविंग फॉर्म्स एंड ऑल लिविंग प्रोसेसेस। मतलब बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड द प्रोसेसेस विच अकर इनसाइड दोज लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फिजियोलॉजी जो है वो एक प्रोसेस की स्टडी है ना, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, जो होम्योस्टैसिस है, उस सब की स्टडी को हम लोग फिजियोलॉजी बोलते हैं। तो फिजियोलॉजी जो है वो बेसिकली ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है। सिमिलरली ऑर्गेनिजम्स के अंदर, सेल के अंदर, डीएनए के अंदर जीन्स है, तो हम लोग जीन्स की स्टडी को बोलते हैं जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स भी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है। सो एवरीथिंग विच इज रिलेट्स टू लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड विच ऑल्सो रिलेट्स टू प्रोसेसेस विच अकर इनसाइड लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसको हम लोग बायोलॉजी में ही पढ़ते हैं। सो जेनेटिक्स भी बायोलॉजी की ब्रांच है, फिजियोलॉजी भी बायोलॉजी की ब्रांच है, मॉर्फो एनाटॉमी भी बायोलॉजी की ब्रांच है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। द लिविंग वर्ल्ड कंप्राइजेस ऑफ अमेजिंग डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। डाइवर्सिटी का मतलब होता है सिमिलरिटी नहीं, डिफरेंसेस। डाइवर्सिटी मीन्स डिफरेंसेस, होमोजेनिटी नहीं, हेट्रोजेनिटी। सो डाइवर्सिटी या फिर बायोडाइवर्सिटी जिसको बोलते हैं, उसका मतलब डिफरेंसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, या फिर डिफरेंट अपीयरेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, या फिर हेट्रोजेनिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। अर्ली मैन, पहले के लोगों का जो परसेप्शन था कि लिविंग और नॉन लिविंग का जो डिफरेंस था, अर्ली मैन डिफाइड सम ऑफ द इनएनिमेट मैटर and some among the animals and plants. A common feature of all such inanimate and animate object was the sense of awe and fear they evoked. मतलब पहले जब साइंस वाज नॉट वेल डेवलप्ड, देन पीपल यूज्ड टू टॉक अबाउट नॉन लिविंग स्टफ। इनएनिमेट मतलब जो चल फिर नहीं सकता है, नॉन लिविंग स्टफ जो मूव नहीं कर सकता है, उसको हम लोग जनरली नॉन लिविंग कंसीडर करते थे। उसके बाद आया जो ऑर्गेनिज्म चल सकता है, मूव कर सकता है, उसके अंदर चेंजेस दिख सकते हैं, जो रिस्पॉन्ड कर सकता है, उसको हम लोगों ने लिविंग बोलना शुरू कर दिया। बट रिमेंबर व्हाट इज लिविंग, ये आगे इस चैप्टर में आएगा, किसको लिविंग बोलना है, किसको लिविंग नहीं बोलना है। ये जो फिलोसॉफिकल क्वेश्चन है, ये भी इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, डिस्क्रिप्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स बिगैन मच लेटर। एक्चुअली लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है, ये मॉडर्न साइंस का टॉपिक है। और लिविंग थिंग वर्सेस नॉन लिविंग थिंग, ठीक है, इसका साइंटिफिक बेसिस पहले नहीं था, इसका साइंटिफिक बेसिस रिसेंटली आया। हम लोग पढ़ेंगे ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, कॉन्शियसनेस, ये सब जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म के डिस्टिंक्ट फीचर्स हैं, जो बाद में साइंटिफिक पैराडाइम में आए। पहले अर्ली मैन वाज जो चल फिर सकता है वो लिविंग है, जो नहीं चल फिर सकता है, जो नहीं मूव करता, वो नॉन लिविंग। बट लेटर ऑन वी इवॉल्व्ड आवर व्यू ऑफ व्हाट इज लिविंग, ठीक है। नेक्स्ट, सोसाइटीज विच इंडल्ज इन एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू ऑफ बायोलॉजी could register limited progress in biological knowledge, ठीक है। अब इस लाइन का सिंपल शब्दों में मतलब यह है कि एवरीथिंग वाज ओरिएंटेड अबाउट ह्यूमन बीइंग्स। एंथ्रोपोजेनिक या फिर एंथ्रोपोसेंट्रिक मतलब ह्यूमन सेंट्रिक, ठीक है। सो एवरीथिंग वाज अबाउट ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन का यूज अगर है, फॉर एग्जांपल कोई अगर एडिबल प्लांट है, सो उसको हम लोगों ने क्लासिफाई कर दिया एज एडिबल। कोई अगर वियरेबल प्लांट है, फॉर एग्जांपल कॉटन या फिर ऐसा कोई फाइबर, या तो उसको हम लोगों ने यूज के बेसिस पे ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया, ना कि उनके खुद के कैरेक्टर्स के बेसिस पे क्लासिफाई किया। सो एंथ्रोपोसेंट्रिक मतलब ह्यूमन सेंट्रिक व्यू ऑफ बायोलॉजी। पहले का जो व्यू था वो कैसा था, ह्यूमन के लिए कौन सी चीज काम की है, कौन सी चीज काम की नहीं है। बट द लेटर व्यू, द मॉडर्न व्यू इज कैरेक्टर बेस्ड व्यू ऑफ बायोलॉजी, ठीक है ना। ध्यान से सुनना। सिस्टमैटिक एंड मॉन्यूमेंटल डिस्क्रिप्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ब्रॉट इन
out of necessity detailed systems of identification, nomenclature and classification. Systematic मतलब इतने सारे तरह के ऑर्गेनिज्म है उनको सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ना, एंड मॉन्यूमेंटल डिस्क्रिप्शन मतलब डिटेल डिस्क्रिप्शन, अलग अलग ऑर्गेनिज्म का डिस्क्रिप्शन, ये एक नेसेसिटी था, ठीक है। डिटेल्ड सिस्टम ऑफ आइडेंटिफिकेशन मतलब इतने सारे हैं उनको आइडेंटिफाई करना, उनके नाम देना, हम लोग पढ़ेंगे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, और ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करना, क्योंकि इतने सारे ऑर्गेनिजम्स को इंडिविजुअली नहीं पढ़ सकते हैं, सो वी हैव टू क्लासिफाई देम। सो आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन आर नेसेसिटी ऑफ सिस्टमैटिक्स। ये नेसेसिटी क्यों है? क्योंकि इतने सारे ऑर्गेनिज्म है, इनको इंडिविजुअली नहीं पढ़ सकते, सो अल्टीमेटली वी हैव टू क्लासिफाई देम। Because of this so much diversity, we cannot study organisms individually. Therefore, we have to classify them based upon their characters, and that is called classification. वो हम लोग आज पढ़ेंगे, ठीक है। Biggest spin-off of such studies was recognition of sharing of similarities among living organisms. तो living organisms horizontally मतलब अभी के समय में at given time जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनमें सिमिलरिटीज है। फॉर एग्जांपल कैट इज सिमिलर टू डॉग बिकॉज बोथ ऑफ देम हैव हेयर्स ऑन देयर बॉडी, बोथ ऑफ देम आर मैमल्स, ठीक है। लेकिन सिर्फ अभी के समय में नहीं, हॉरिजॉन्टल सिमिलरिटी, देयर इज आल्सो वर्टिकल सिमिलरिटी मतलब एंसेस्ट्रल सिमिलरिटी भी है। सो ध्यान से सुनना, लिविंग ऑर्गेनिज्म शेयर सिमिलरिटी बोथ हॉरिजॉन्टली मतलब इन द करंट कंटेम्पररी वर्ल्ड एज वेल एज वर्टिकली मतलब विद देयर एंसेस्टर्स, ठीक है। नेक्स्ट, that all present day living organisms are related to each other and also to organisms that lived on this earth in the past, ठीक है। That was revelation which humbled man and led to cultural movements for conservation of biodiversity। मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स को लगा, ह्यूमन बींग्स को लगा कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो एंसेस्ट्री है और जो वर्ल्ड पे उनकी प्रेजेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट है। नेक्स्ट, इन द फॉलोइंग चैप्टर्स, इस यूनिट में जो चैप्टर है, लिविंग वर्ल्ड है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, प्लांट किंगडम है, एनिमल किंगडम है, उसमें इसी पर्सपेक्टिव की बात हुई है, टेक्स्ट क्लासिफिकेशन की ही बात हुई है, ठीक है। नाउ वी कम टू अर्नस्ट मायर। अर्नस्ट मायर was born in Germany and went to Harvard University, which is in US। तो आप बोल सकते हो जर्मन बॉर्न अमेरिकन बायोलॉजिस्ट। कैसे बायोलॉजिस्ट? इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट। एंड ही वाज आल्सो कॉल्ड डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। आप जानते हो चार्ल्स डार्विन, ठीक है, उनको हम लोग रिगार्ड करते हैं बिकॉज ऑफ हिज थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन। सो डार्विन वाज आल्सो इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट। सिमिलर टू डार्विन, द वर्क ऑफ अर्नस्ट मायर इज आल्सो रिलेटेड टू इवोल्यूशन। तो हम लोग बोलते हैं कि अर्नस्ट मायर इज आल्सो इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट, ठीक है। तो हम लोग बोलते हैं डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। नेक्स्ट, was one of the 100 greatest scientists of all time. Meyer joined Harvard Faculty of Arts and Sciences in 53 and he assumed the title Alexander Agassiz Professor of Zoology Emeritus। अब ये टाइटल का नाम है। तो यूनिवर्सिटीज में स्पेशली यूएस कनाडा में जो प्रोफेसर होता है उसका टाइटल होता है। फॉर एग्जांपल देयर कैन बी अ पोजीशन इन द यूनिवर्सिटी, फिजिक्स पोजीशन, उसको हम लोग बोलते हैं अल्बर्ट आइंस्टीन पोजीशन ऑफ फिजिक्स, ठीक है। तो किसी नोन साइंटिस्ट के नाम पे किसी करंट साइंटिस्ट की एक पोजीशन होती है, ठीक है, एज अ रिवर्ड साइंटिस्ट। तो इनकी पोजीशन क्या थी? अलेक्जेंडर अगासिस। तो अलेक्जेंडर अगासिस वाज अ पर्सन इन द पास्ट। तो वो पहले के साइंटिस्ट थे अलेक्जेंडर अगासिस और इनको पोजीशन मिली थी अलेक्जेंडर अगासिस प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी एमेरिटस। थ्रूआउट हिज नियरली 80-year-old career, so he had an enormous career, ठीक है। और his research spanned on ornithology, ornithology मतलब स्टडी ऑफ बर्ड्स, ठीक है, टैक्सोनॉमी आप जानते हो अभी हम लोग पढ़ेंगे, zoo geography, evolution, systematics and history and philosophy of biology। He almost single-handedly made origin of species the central question of evolutionary biology। मतलब इवोल्यूशन ठीक है हो रहा है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स कम एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स बिकम एक्सटिंक्ट, स्पीसीज कम एंड गो, लेकिन स्पीसीज आखिर ओरिजिनेट कैसे होती है? स्पेसिएशन, ठीक है, हाउ स्पीसीज कम टू द फॉर्म दे आर, स्पीसीज कैसे ओरिजिनेट होती है, इनके वर्क ने उसको सेंट्रल क्वेश्चन बना दिया। सो आप बोल सकते हो कि मायर्स वर्क was responsible for making origin of species one of the key questions in evolutionary biology, ठीक है। नेक्स्ट, he also pioneered currently accepted definition of biological species। आज के टाइम की जो डेफिनेशन है बायोलॉजिकल स्पीसीज की वो क्या है? स्पीसीज इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिजम्स। ऑब्वियसली अगर ऑर्गेनिज्म सेम स्पीसीज के हैं तो दे आर सिमिलर। ऑर्गेनिज्म इज अ स्पीसीज इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिजम्स
which are reproductively isolated from other such groups. मैं फिर से बोल रहा हूं, आज के समय की स्पीसीज की डेफिनेशन क्या है? A species is a group of, collection of, conglomeration of, consortium of. A species is a group of similar organisms. स्पीसीज एक ऐसे ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप है जिनके कैरेक्टर सिमिलर है, ठीक है, और वो जो ग्रुप है वो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड है वैसे दूसरे ग्रुप्स के साथ। इसका मतलब देयर इज वन ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स विथ सिमिलर कैरेक्टर्स एंड देन देयर कैन बी अदर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स विथ सिमिलर कैरेक्टर्स, और इन दोनों को डिफरेंट स्पीसीज का तब बोलेंगे जब ये दोनों ब्रीड नहीं कर सकते, ठीक है। सो लायन इज अ ग्रुप ऑफ एनिमल, lion, and tiger is also group of, but they are reproductively isolated in nature, in wild, तो दे आर डिफरेंट स्पीसीज। ये डेफिनेशन स्पीसीज की किसने दी थी? अर्नस्ट मायर ने, बेस्ड अपॉन रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। तो मायर गिव द स्पीसीज ऑफ डेफिनेशन ऑफ स्पीसीज, बायोलॉजिकल स्पीसीज बेस्ड अपॉन रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, ठीक है। मायर वॉज अवॉर्डेड 3 प्राइजेस। अब इन तीनों प्राइजेस को मिला के ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी बोलते हैं। इन प्राइजेस के नाम आप याद रखना, बाल्जन प्राइज, इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी, एंड क्रेफूड प्राइज। मैं फिर से बोल रहा हूं, बाल्जन प्राइज, इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी एंड क्रेफूड प्राइज, इन तीनों को मिला करके हम लोग बोलते हैं ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। ये 3 रिवर्ड प्राइजेस हैं। जैसे आपने सुना होगा साइंस में रॉयल स्टडीज सोसाइटी का नोबेल प्राइज होता है, वैसे ये भी जो है दे आर ऑल्सो वेरी वैल्यूएबल प्राइजेस, ठीक है। चलो, सबसे पहले इस चैप्टर में बात हुई बायोडाइवर्सिटी की, ठीक है। सो बायोडाइवर्सिटी मतलब डिफरेंसेस, डाइवर्सिटी मतलब डिफरेंसेस, या फिर प्लूरैलिटी, प्लूरैलिटी, ठीक है, या फिर हेट्रोजेनिटी, हेट्रोजेनिटी। इसमें से कुछ वर्ड दूसरे चैप्टर में यूज हुए हैं, आप जानते हैं इसके नाम पे एक चैप्टर भी है क्लास 12th बायोलॉजी एनसीईआरटी में, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, तो ये सब वर्ड वहां पे भी यूज हुए हैं। तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है कि अभी करंट वर्ल्ड में जो ऑर्गेनिजम्स है उनमें डिफरेंसेस हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बायोडाइवर्सिटी। सम आर मैमल्स, सम आर रेप्टाइल्स, सम प्लांट्स आर जिम्नोस्पर्म, सम प्लांट्स आर एंजियोस्पर्म, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। सो बायोडाइवर्सिटी को हालांकि बहुत लेवल पे डिफाइन करते हैं, और हम लोग डिफाइन करते हैं जेनेटिक लेवल पे भी, बायोडाइवर्सिटी को ऑर्गेनिज्म स्पीशीज लेवल पे भी, लेकिन जनरली व्हेन वी से बायोडाइवर्सिटी वी जनरली मीन स्पीशीज डाइवर्सिटी। सो बायोडाइवर्सिटी का जो जनरल मीनिंग है, इसका जो जनरल मीनिंग है वो क्या है? व्हेन वी से बायोडाइवर्सिटी वी इंट्रिंसिकली मीन स्पीशीज डाइवर्सिटी, स्पीशीज डाइवर्सिटी, ठीक है। सो अर्थ की बायोडाइवर्सिटी मतलब अर्थ की स्पीशीज डाइवर्सिटी। व्हाट इज द बायोडाइवर्सिटी ऑफ अर्थ इज सेम एज आस्किंग कि अर्थ की स्पीशीज डाइवर्सिटी कितनी है, अर्थ पे कितनी स्पीशीज है। सो इस चैप्टर में लिखा है, नंबर याद रखना, 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीशीज है, 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीशीज है, जिसमें से 70% स्पीशीज क्या है? एनिमल्स की है। 70% स्पीशीज क्या है? एनिमल्स की है, ठीक है। इसका मतलब अगर आप टोटल का पकड़ो तो 1.7 मिलियन का अगर आप निकालो तो 70% कितना आ जाएगा? दैट विल कम नियरली 1.2 मिलियन। सो ये इतने एनिमल है, और ऑब्वियसली बाकी प्लांट है। यू कैन टेक रफ नंबर टू बी 0.5 मिलियन आर प्लांट एंड 1.2 मिलियन आर एनिमल, ऐसा एक नंबर आप लेके चल सकते हो। याद रखना ये वो स्पीसीज है जो नोन एंड डिस्क्राइब्ड है, नोन एंड डिस्क्राइब्ड, नोन एंड डिस्क्राइब्ड स्पीशीज है, ठीक है, किसकी? प्लांट्स एंड एनिमल्स की। सो जस्ट टू आंसर वन मोर टाइम, कितनी स्पीसीज है मतलब कितने टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स अर्थ के ऊपर है एट द स्पीसीज लेवल? सो टर्न्स आउट टू बी टोटल है वो नहीं, लेकिन नोन एंड डिस्क्राइब प्लांट एनिमल का नंबर कितना है? 1.7 से 1.8 के बीच में, मतलब 17 से 18 लाख तरह के ऑर्गेनिज्म अर्थ के ऊपर है, प्लांट एनिमल के, जिसमें से मेजोरिटी क्या है? एनिमल है, 70% आर एनिमल्स। अगर आप 70% ऑफ 1 मिलियन निकाले तो 1.2 मिलियन आ रहा है। सो आप ये रफली बोल सकते हो कि 1 से 1.2 मिलियन, 1 to 1.2 मिलियन आर एनिमल्स, एंड similar number like 0.5 0.6 million are
प्लांट्स, ठीक है। तो एक रफ नंबर पकड़ो 1.2 मिलियन या स्लाइटली मोर देन 1 मिलियन, डिपेंड्स अपॉन हाउ यू राइट इट। लेकिन याद रखना ये ऑर्गेनिजम्स क्या है, नोन एंड डिस्क्राइब्ड स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है, ये आप याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो बायोडाइवर्सिटी इतनी ज्यादा है, इतने तरह के ऑर्गेनिज्म है, तो उनको क्लासिफाई करना जरूरी है उनकी स्टडी को रिफाइन करने के लिए। सो अब अपने को दो चीजों में डिफरेंस समझना है, क्लासिफिकेशन वर्सेस टैक्सोनॉमी। सो व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन क्लासिफिकेशन एंड टैक्सोनॉमी? ध्यान से सुनना। क्लासिफिकेशन हम लोग बोलते हैं, पहले तो आप अपने से इसको एक बार try to procure the definition of classification and taxonomy. You can pause this video and think about classification and taxonomy, ठीक है। सो क्लासिफिकेशन एक्चुअली मतलब होता है एक्ट ऑफ ग्रुपिंग ऑर्गेनिज्म, एक्ट ऑफ ग्रुपिंग ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब जब हम लोग ऑर्गेनिज्म को किसी ग्रुप में डालते हैं, क्लासिफाई करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन। फॉर एग्जाम्पल क्लासिफिकेशन तो हर जगह है, लेकिन ये हम लोग बायोलॉजी का क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं। क्लासिफिकेशन यू ऑल्सो डू इट इन केमिस्ट्री। यू कैन से दैट सोडियम इज अल्कली मेटल, विच मीन्स सोडियम हैज प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कली मेटल। तो वो क्या, वो केमिकल क्लासिफिकेशन है सोडियम का। यू कैन से हेक्सेन इज अ अल्केन, इट इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो दैट इज यू आर क्लासिफाइंग केमिकल। यू कैन ऑल्सो क्लासिफाई ऑब्जेक्ट्स। सिमिलरली यहां पे हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। सो एक्ट ऑफ ग्रुपिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन, ठीक है। लेकिन याद रखना, अगर आप बोल रहे हो फॉर एग्जाम्पल कि रैबिट इज अ मैमल, तो आपने क्या किया, क्लासिफिकेशन। अगर आप बोल रहे हो लिजर्ड इज अ रेप्टाइल, तो आपने क्या किया, क्लासिफिकेशन। लेकिन लिजर्ड को रेप्टाइल में या रैबिट को मैमल में रखने के लिए रैबिट के बारे में कैरेक्टर मालूम होना चाहिए, और जो मैमल है उसका कैरेक्टर मालूम होना चाहिए कि मैमल बोलते किसको है, तभी तो आप रैबिट को मैमल में रखोगे ना। सो बिफोर सेइंग कि रैबिट इज अ मैमल, यू मस्ट ऑल्सो नो व्हाट इज रैबिट एंड व्हाट आर कैरेक्टर्स ऑफ मैमल, तभी तो आप रिजेम्बलेंस बैठा पाओगे ना। सो आप इस बात को याद रखना कि ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टर को पढ़ना, रूल्स रेगुलेशंस लगाना, ये जो सिस्टमैटिक स्टडी है जो क्लासिफिकेशन के लिए जरूरी है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टैक्सोनॉमी। सो टैक्सोनॉमी का मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस, टूल्स एंड टेक्निक्स, प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस, प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस, या इन जनरल सिंपली आप बोल सकते हो थ्योरी, ठीक है, सिंपली आप बोल सकते हो थ्योरी। अब इसको आई नो कि दिस इज अ लिटिल ट्रिकी, इसलिए मैं एग्जांपल देके समझाता हूं। फॉर एग्जांपल इसमें से एक जो है वो एप्लीकेशन है, क्लासिफिकेशन जो है वो क्या है, एप्लीकेशन है, ठीक है, और टैक्सोनॉमी इज थ्योरी, ठीक है। अब आप समझ सकते हो, जैसे यू कैन से कि क्लासिफिकेशन इज सिमिलर टू अ डॉक्टर हु इज राइटिंग प्रिस्क्रिप्शन। सो डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिख रहा है, पेशेंट देख रहा है, दवा लिख रहा है, वो क्या है, क्लासिफिकेशन। बट एट द सेम टाइम टैक्सोनॉमी क्या है, टैक्सोनॉमी वो एजुकेशन है, मेडिकल एजुकेशन है, वो स्ट्रक्चर है फॉर्मल एजुकेशन का, जो डॉक्टर ने पढ़ा है, तब जाकर के ही हैज द नॉलेज ही कैन राइट प्रिस्क्रिप्शन। सो द एक्चुअल प्रैक्टिकल, द एक्चुअल एप्लीकेशन इज क्लासिफिकेशन। लेकिन क्लासिफिकेशन करने के लिए जो साइंटिफिक मेथड है वो क्या है, टैक्सोनॉमी। सो टैक्सोनॉमी इज द थ्योरी पार्ट। फॉर एग्जाम्पल क्लासिफिकेशन करने के लिए जरूरी है कि ऑर्गेनिजम्स को सिस्टमेटिक नाम दिया जाए, लाइक बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। सो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर किस में आएगा, वो आएगा टैक्सोनॉमी में। क्लासिफिकेशन करने के लिए जरूरी है, मालूम होना चाहिए कि छोटी कैटेगरी स्पीसीज है, उससे बड़ी कैटेगरी जीनस है, उससे बड़ी कैटेगरी फैमिली है, उससे बड़ी कैटेगरी सो ऑन एंड सो फोर्थ, ज्यादातर किंगडम है। तो कैसे क्लासिफिकेशन की एक कैटेगरीज को अरेंज करेंगे, टैक्सोनॉमिकल हायरार्की में। सो टैक्सोनॉमी इज द साइंस which is required to do classification. For example, once again I am giving example from periodic table. जैसे आपको किसी एलिमेंट को क्लासिफाई करना है पीरियोडिक टेबल में, आपको मालूम होना चाहिए उसका एटॉमिक नंबर क्या है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, एटॉमिक मास क्या है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो उन सब चीजों से आप यू कैन मेक एन एजुकेटेड गेस कि इसको कहां रखना चाहिए,
ठीक है, अगर उसका इलेक्ट्रॉनिक वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक ही है बाहर, सो यू प्लेस इट इन अल्कली मेटल, जस्ट सेइंग। तो कहने का मतलब ये है कि टैक्सोनॉमी इज द रूल्स एंड फिनोमेना एंड एवरीथिंग विच इज रिक्वायर्ड टू डू क्लासिफिकेशन करेक्टली। पहले, अच्छा मैं आपसे एक और सवाल पूछ सकता हूं, अब यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन और नॉट। पहले डॉक्टर आया या पहले मेडिकल एजुकेशन आया? सो ऑब्वियसली पहले डॉक्टर आया, उसके बाद मेडिकल एजुकेशन आया। अरे आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट करंट वर्ल्ड, आई एम टॉकिंग अबाउट हिस्टोरिकली स्पीकिंग। पहले लेटर से पहले एमबीबीएस आया या पहले मेडिकल प्रैक्टिशनर्स आए? तो ऑब्वियसली फर्स्ट देर वर डॉक्टर्स, बट दोज डॉक्टर्स वर नॉट साइंटिफिकली प्रिपेयर्ड, मतलब दे डिड नॉट वेंट थ्रू फॉर्मल मेडिकल एजुकेशन। सो पहले क्या आया? एप्लीकेशन, नेसेसिटी, और उसके बाद क्या आया? उसको करने का सही तरीका। ठीक है, तो वही चीज है कि पहले क्या आया? क्लासिफिकेशन, और बाद में क्या आया? टैक्सोनॉमी। इसका मतलब पहले क्लासिफिकेशन नॉन साइंटिफिक मेथड से होता था, फॉर एग्जांपल यूज के बेसिस पे होता था। एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू लिखा है ना इंट्रोडक्शन में, इसका मतलब पहले जो क्लासिफिकेशन था वो ह्यूमन के यूज के बेसिस पे था। लेकिन बाद में जो क्लासिफिकेशन आया वो ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर के बेसिस पे था। अब आप मुझे बताओ कौन सा वाला इसमें से साइंटिफिक है? अगर आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ह्यूमन के यूज के बेसिस पे क्लासिफाई कर रहे हो तो वो साइंटिफिक है क्या? नहीं, दैट इज एंथ्रोपोसेंट्रिक, दैट इज ह्यूमन ओरिएंटेड, दैट इज सेल्फिश। लेकिन अगर आप ऑर्गेनिजम्स को उनके कैरेक्टर्स के बेसिस पे क्लासिफाई कर रहे हो, सिमिलैरिटीज, डिसिमिलैरिटीज, एंसेस्ट्री, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे साइंटिफिक मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन। सो अर्ली क्लासिफिकेशन वाज बेस्ड अपॉन एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू, मतलब यूज एंड नॉट यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये यूज का है, ये यूज का नहीं है। सिमिलरली उसके बाद जो क्लासिफिकेशन, दैट वाज टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। सो टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन जब आया तो टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन में एक साइंटिस्ट का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, उनका नाम है कैरलस लिनेयस। कैरलस लिनेयस, कैरलस लिनेयस इज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ टैक्सोनॉमी बिकॉज कैरलस लिनेयस ने क्या दिया? रूल्स रेगुलेशन जो टैक्सोनॉमी को एज अ स्ट्रक्चर खड़ा किया। ठीक है, कैरलस लिनेयस इज नॉट फादर ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन बहुत लोगों ने किया, लेकिन याद रखना कैरलस लिनेयस इज फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। पहली बार क्लासिफिकेशन करने का सही तरीका किसने बताया? Carolus Linnaeus. This is for sure the correct idea to think about it. Carolus Linnaeus is called father of taxonomy. Carolus Linnaeus ने बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन दिए, अभी हम लोग देखेंगे, which are very relevant in taxonomy. अब आया एक नया वर्ड, सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स की डेफिनेशन है सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स को सही तरीके से पढ़ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिस्टमैटिक। नाउ लेट अस टेक अ एनालॉजी हियर। एनालॉजी ये हो सकती है कि मान लो आपको अपना नीट एग्जाम का सिलेबस पढ़ना है, सो यू कैन स्टडी इंस्टिंक्टिवली। आप चाहो तो आप दिन भर केमिस्ट्री पढ़ो, या फॉर एग्जांपल आप चाहो तो हफ्ता भर फिजिक्स पढ़ो, आप चाहो तो महीना भर बायोलॉजी पढ़ो। लेकिन द करेक्ट वे टू स्टडी विल बी गिव प्रॉपर टाइम टू इच सब्जेक्ट। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ये है, सिस्टमैटिक, आप समझ रहे हो, किसी चीज को सही तरीके से करना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिस्टमैटिक। लेकिन यहां पे ये वर्ड किसके लिए यूज हो रहा है? स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। ऑर्गेनिजम्स को सही तरीके से कैसे पढ़ें, हाउ टू कीप रिकॉर्ड ऑफ ऑल दोज ऑर्गेनिजम्स, हाउ टू एस्टैब्लिश रिलेशंस बिटवीन ऑल दोज ऑर्गेनिजम्स, इसको सही तरीके से पढ़ने को हम लोग क्या बोलते हैं? सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स, यू कैन थिंक इट लाइक दिस कि सिस्टमैटिक एक अम्ब्रेला टर्म है। आई ऑलवेज टेंड टू थिंक अबाउट सिस्टमैटिक इन दिस मैनर कि सिस्टमैटिक एक अम्ब्रेला टर्म है। ठीक है, सो दिस इज द सिस्टमैटिक अम्ब्रेला। ठीक है, अब इसके अंदर बहुत सारे टर्म आते हैं विच विच कम अंडर सिस्टमैटिक्स, तो दिमाग में ये इमेज होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एक टर्म आता है कैरेक्टराइजेशन। कैरेक्टराइजेशन का मतलब होता है ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर्स को एनलिस्ट करना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये वर्टिब्रेट है, इसके पास नोटोकॉर्ड है, इसके पास, तो आप समझ रहे हो, कैरेक्टराइजेशन मतलब एनलिस्टिंग ऑफ कैरेक्टर्स, उसको क्या बोलते हैं? कैरेक्टराइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद दूसरा आया, एक चीज आई आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन मतलब न्यू स्पीसीज को आइडेंटिफाई करना। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? आइडेंटिफिकेशन। ठीक है,
सिमिलरली तीसरा वाला आया, इसके अंदर एक टर्म आया टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी इज ऑल्सो पार्ट ऑफ सिस्टमैटिक्स। ठीक है, ठीक है। उसी के साथ साथ ऑर्गेनिजम्स को नाम देना भी जरूरी है। सो सिस्टमैटिक्स के अंदर क्या आया, नॉमेनक्लेचर। सो आई होप आप समझ पा रहे हो कि सिस्टमैटिक एक अम्ब्रेला टर्म है। ऑर्गेनिजम्स को सिस्टमैटिकली पढ़ने के लिए जो कुछ भी करना जरूरी है वो आएगा सिस्टमैटिक्स के अंदर। द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्स कैरेक्टराइजेशन। ऑब्वियसली इसमें क्लासिफिकेशन भी आएगा। सो आई कैन ऑल्सो राइट नंबर 5, क्लासिफिकेशन। अब ये सारे वर्ड का पर्पज एक है। क्लासिफिकेशन का पर्पस क्या है, ऑर्गेनिज्म को नाम देने का पर्पस क्या है, आइडेंटिफाई करने का, इन सब का पर्पस एक ही है कि ऑर्गेनिजम्स की पढ़ाई कैसी हो, सिस्टमैटिक हो। तो सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स मतलब ऑर्गेनिजम्स को सही तरीके से, एफिशिएंटली, विदाउट एरर, बेटर फॉर्म में पढ़ना, दैट इज कॉल्ड सिस्टमैटिक्स। ठीक है। सिस्टमैटिक्स में क्या क्या आता है, कैरेक्टराइजेशन विच मींस एनलिस्टिंग कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, आइडेंटिफिकेशन मतलब न्यू स्पीसीज को आइडेंटिफाई करना, देन यू हैव टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी मतलब सिस्टमैटिक स्टडी, टैक्सोनॉमी मतलब साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन, थ्योरी विच इज रिक्वायर्ड टू क्लासिफाई। और ऑब्वियसली एक्चुअल क्लासिफिकेशन भी आएगा और नाम देना भी आएगा। सो ऑल ऑफ देम इज, द पर्पस ऑफ ऑल ऑफ दीज इज टू डू सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसीलिए ऑल ऑफ देम आर पार्ट ऑफ सिस्टमैटिक्स। ठीक है। तो सिस्टमैटिक वर्ड जो है ये भी कैरलस लिनियस के टाइम पे इंट्रोड्यूस हुआ था। और इनफैक्ट कैरलस लिनियस ने एक बुक लिखी थी, कैरलस लिनियस ने एक बुक लिखी थी। उस बुक का नाम था सिस्टेमा नेचुरई। क्या नाम था, सिस्टेमा नेचुरई, ये याद रखना। ठीक है। तो सिस्टेमा नेचुरई इज अ पब्लिकेशन बाय कैरलस लिनियस हु इज फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। इसमें इन्होंने बहुत सारी बातें करी थी। ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट बात है जो इससे रिलेटेड है, नॉमेनक्लेचर से रिलेटेड है, उस पर मैं अभी आऊंगा, जस्ट वेट फॉर इट। ठीक है। सो अब अगला अपना डिस्कशन है कैटेगरी वर्सेस टैक्सा। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं, व्हाट इज कैटेगरी एंड व्हाट इज टैक्सा। ठीक है। देखो कैटेगरी जो है ये एक एम्प्टी रैंक है। क्या है, एम्प्टी रैंक है। ठीक है। और जो टैक्सा होता है इसका, ये तो प्लूरल है, टैक्सॉन इसका सिंगुलर होता है, टैक्सॉन। तो जो टैक्सा होता है वो रियल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म होता है। क्या होता है, रियल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। एक बार फिर से, मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर एक एम्प्टी रैंक है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैटेगरी। कैटेगरी आप समझ सकते हो, एक रैंक का नाम है, एक पोजीशन का नाम है। जैसे आपने मिलिट्री में सुना होगा, यू हैव कर्नल, यू हैव सोल्जर। ठीक है। यू हैव सो मेनी पोस्ट इन मिलिट्री। तो कहने का मतलब वही है, जैसे स्कूल में सुना होगा, देर इज पियून, देन देर इज नॉन टीचिंग असिस्टेंट, देन देर आर टीचर्स, देन देर इज प्रिंसिपल। तो कहने का मतलब है, बट हु इज द प्रिंसिपल? व्हेन वी से जस्ट प्रिंसिपल, डू वी मीन द पर्सन और द पोजिशन? वी ऑब्वियसली मीन द पोजिशन। ठीक है। तो याद रखना कि कैटेगरी का मतलब होता है एम्प्टी रैंक, उसके अंदर कुछ नहीं है, वो कुछ रियल नहीं है। उसको हम लोग एम्प्टी रैंक को हम लोग क्या बोलते हैं, उस पोजीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, कैटेगरी। सो एम्प्टी रैंक या फिर जस्ट लेट अस कॉल इट पोजीशन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैटेगरी। और जब उस पोजीशन के अंदर समथिंग रियल आ जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टैक्सा। फॉर एग्जाम्पल, इफ इन अ मिलिट्री पोजीशन, आपने सुना होगा मेजर। ठीक है। सो मेजर इज जस्ट द पोजीशन, तो मेजर क्या हो गया, कैटेगरी हो गया। ठीक है। सो मेनी मेजर्स। ठीक है। लेकिन अच्छा, वैसे यू कैन गिव मोर एग्जांपल, ल्यूटेनेंट। तो ल्यूटेनेंट भी क्या हो गया, लेफ्टिनेंट बोलते हैं, वो क्या हो गया, एक कैटेगरी हो गई। बट हु इज द मेजर, फॉर एग्जाम्पल मेजर राम। तो जो राम इज अ पर्सन, दैट इज अ रियल पर्सन, लेकिन उसकी रैंक क्या है, उनकी रैंक है कैटेगरी। जो कैटेगरी क्या है, मेजर। तो अब याद रखना, जो एम्प्टी रैंक है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैटेगरी। और उसके अंदर जो रियल पर्सन या फिर रियल ऑर्गेनिज्म आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टैक्सा। तो टैक्सा इज समथिंग रियल, रियल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड टैक्सा, एंड जस्ट एन एम्प्टी रैंक इज कॉल्ड कैटेगरी। ठीक है। अब कैटेगरी आप जानते हो, देर आर 7 मैंडेटरी या फिर 7 ऑब्लिगेट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। 7 ऑब्लिगेट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी क्या क्या है आप जानते हो, किंगडम, क्या, किंगडम, फाइलम,
डिवीजन, स्पीसीज, ठीक है, फैमिली, तो ये सब क्या है, ऑल ऑफ दीज आर जस्ट कैटेगरीज, ठीक है। लेकिन टैक्सा क्या है, जब इसके अंदर कोई वैल्यू आ जाती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टैक्सा। फॉर एग्जाम्पल किंगडम, लेट अस से एनिमलिया, तो एनिमलिया क्या हो गया, टैक्सा हो गया। सिमिलरली किंगडम प्लांटी, वो भी क्या हो गया, टैक्सा हो गया। नेक्स्ट स्पीसीज का कोई एक उठा लेते हैं, स्पीसीज का उठा लेते हैं होमोसैपियंस, तो होमोसैपियंस भी क्या हो गया, टैक्सा हो गया। अरे होमोसैपियंस मतलब ह्यूमंस, एंड ह्यूमंस आर रियल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, ह्यूमंस आर रियल ना, एम आई नॉट रियल, तो ह्यूमंस आर रियल, ठीक है। वैसे ही एनिमलिया, आर एनिमलिया रियल, एनिमल्स आर रियल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑब्वियसली, ठीक है। नेक्स्ट फैमिली, फैमिली में एक प्लांट की फैमिली उठा लेते हैं, सोलेनेसी, सोलेनेसी का मतलब होता है पोटैटो फैमिली, आप सब जानते हो सोलेनेसी जो है ये लेफ्ट फैमिली, इट इज नॉट डिलीटेड फ्रॉम एनसीईआरटी, तो सोलेनेसी मतलब पोटैटो फैमिली। इजंट पोटैटो फैमिली रियल, ऑफ कोर्स इट इज रियल। सो अब मैं कुछ यहाँ पे चीजें लिख रहा हूं, आप हो सकता है आप समझ जाओ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई राइट कैट, देखो कैट को हम लोग बोलते हैं फेलिस डोमेस्टिकस, बट लेट अस से इन कॉमन लैंग्वेज कैट। अब आप मुझे बताओ कैट कैटेगरी है, कैट एम्प्टी रैंक है, या फिर कैट रियल ग्रुप ऑफ ऑर्गेन, ऑब्वियसली कैट इज रियल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ना, सो कैट क्या है, टैक्सा है, कैट इज अ टैक्सा। सिमिलरली इफ आई से टोमेटोज या टोमेटो, जस्ट वन सिंगल टोमेटो, दिस इज ऑल्सो टैक्सा, टोमेटो इज रियल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, टोमेटो नहीं देखा क्या तुमने मार्केट में, ठीक है। सो तो ये सब क्या है, रियल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। सो जो भी हम लोग वो सब पढ़ते हैं ना, रियल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ही होते हैं जनरली। फॉर एग्जाम्पल डाइकॉट्स, डाइकॉट इज अ टैक्सा, डाइकॉट्स आर रियल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। कुछ हम लोग वियर्ड एग्जाम्पल ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल कार्निवोरा, कार्निवोर्स आर रियल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। मैमेलिया, मैमल्स आर रियल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। सैपिंडेल, सैपिंडेल इज रियल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो जो भी हम लोग पढ़ते हैं वो सब, चाहे फैमिली के अंदर कोई वैल्यू हो, चाहे ऑर्डर के अंदर कोई वैल्यू हो, चाहे जिनरा के अंदर कोई वैल्यू हो, सोलेनम, दतुरा, मेलॉन, तो ये सब क्या है, दे आर ऑल टैक्सा। जब कभी भी कोई वैल्यू वाली बात आ जाती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टैक्सा। रियल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर टैक्सा, एंड जस्ट दीज एम्प्टी कैटेगरीज आर, एम्प्टी रैंक्स आर कैटेगरीज। टैक्सा में आप याद रखना, एनसीईआरटी में एक अच्छी लाइन लिखी है कि टैक्सा एक यूनिक डिस्क्रीट यूनिट ऑफ नेचर है, डिस्क्रीट यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है, नॉट जस्ट मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स, ठीक है। टैक्सा इज नॉट सिंपली मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट बट अ डिस्क्रीट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। हाँ, टैक्सोनॉमिक हायरार्की, टैक्सोनॉमिक हायरार्की पे बात कर लेते हैं। देखो सबसे बड़ा टैक्सोनॉमिक कैटेगरी कौन है, किंगडम, किंगडम। उसके बाद क्या आता है, बॉटनी में हम लोग बोलते हैं डिवीजन, जूलॉजी में बोलते हैं फाइलम, ठीक है। ये दोनों की लेवल जनरली सेम है, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज। ऑल ऑफ अस नो वेरी वेल, ये सारे दीज आर द 7 ऑब्लिगेट टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, ठीक है। 7 ऑब्लिगेट मतलब मैंडेटरी, इनको पढ़ना ही पड़ता है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, ऑब्लिगेट। बहुत सारे भी हैं जो एक्सेसरी कैटेगरीज हैं, असिस्टेंट कैटेगरीज हैं, जैसे कि सुपर डिवीजन या फिर सुपर क्लास या फिर सब फाइलम या फिर सब फैमिली, समझते हो आप। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाय द वे दीज 7 आर ऑब्लिगेट, इसके अलावा कोई है दैट विल नॉट बी, दैट विल बी ऑक्सिलियरी, दैट विल बी एडिशनल या फिर एक्सेसरी कैटेगरी, लेकिन 7 कैटेगरीज कैसी हैं, ऑब्लिगेट है, ठीक है। अब बात यह है कि लोएस्ट, लोएस्ट रैंक क्या है, स्पीशीज, लोएस्ट रैंक क्या है, स्पीशीज, और हाईएस्ट रैंक क्या है, किंगडम, हाईएस्ट रैंक क्या है, किंगडम। पहली बात तो ये हो गई, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जब हम लोग स्पीशीज की तरफ आते हैं तो कैरेक्टर्स बिकम यूनिक, ऑर्गेनिजम्स बिकम यूनिक, ठीक है। और जब हम लोग किंगडम की तरफ जाते हैं तो अच्छा, हम लोग ऐसे, स्पीशीज मतलब स्पेशल ना, इफ स्पीशीज लिटरली मींस स्पेशल, सो ऑर्गेनिज्म कैसे बन जाते हैं, मोर स्पेसिफिक, मोर स्पेशल, मोर यूनिक, ठीक है। और ऊपर जाएंगे तो ऑर्गेनिज्म कैसे होते जाते हैं, लेस स्पेसिफिक,
मतलब आप ऐसे बोल सकते हो जो ऑर्गेनिज्म सेम स्पीशीज के हैं वो रिलेटेड है, एक दूसरे से मिलते हैं। और जो ऊपर जाएंगे तो वो कैसे हो जाएंगे, ऑर्गेनिज्म कैसे हो जाएंगे, अनरिलेटेड, अनरिलेटेड। ठीक है, अब ध्यान से सुनना मेरी बात को। स्पीसीज लेवल पे ह्यूमंस आर ऑल सेम, ठीक है, तो होमो सैपियंस इज द स्पीशीज ऑफ ह्यूमन, तो सारे ह्यूमंस क्या होमो सैपियन, दे आर ऑल सेम। लेकिन अगर हम लोग फैमिली के ऊपर जाएं तो ह्यूमन की जो फैमिली है वो होमिनिड्स फैमिली है, और होमिनिड्स में ग्रेट एप्स आते हैं। तो ह्यूमन जो हम लोग जैसे लोग हैं उनके साथ साथ ओरंगोटन और चिंपैंजी और गोरिल्ला भी उसी में आ जाएंगे। अगर हम लोग थोड़ा और ऊपर जाएं, ऑर्डर के ऊपर मैमल क्लास में जाएं, क्लास क्लास मेमेलिया, तो क्लास लेवल पे वी ऑल्सो हैव टू शेयर विद डॉग्स एंड कैट्स एंड कंगारू। नेक्स्ट और ऊपर जाए, और ऊपर जाए, किंगडम लेवल पे जाए तो वी ऑल्सो हैव टू शेयर किंगडम एनिमलिया विद इकाइनोडर्म्स, सो वी आर ऑल्सो रिलेटिव्स ऑफ स्टारफिश, वी आर ऑल्सो रिलेटिव ऑफ पोरिफेरंस, स्पंजेस, साइकोनियल्स। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि जब आप स्पीशी लेवल पे बात कर रहे हो तो कैरेक्टर सेम सेम है, मतलब ऑर्गेनिज्म जो है वो रिलेटेड है। Two organisms of same species are related organisms. They are same in character, similar in characters. लेकिन two organisms of same kingdom can be unrelated. इसका मतलब as we move from kingdom to species, characters become more related, organisms become more specific and more unique. And as we move towards kingdom, organisms become unrelated. इसको आप दूसरी लैंग्वेज में भी बोल सकते हो कि जब हम लोग नीचे आ रहे हैं तो कैरेक्टर्स जो हैं वो लेस जनरल होते जा रहे हैं, लेस जनरल होते जा रहे हैं। और जब हम लोग किंगडम की तरफ जा रहे हैं तो कैरेक्टर कैसे होते जा रहे हैं, मोर जनरल होते जा रहे हैं, मोर जनरल होते जा रहे हैं। जनरल इज अपोजिट ऑफ स्पेसिफिक, ठीक है, तो जब आप स्पीशीज तरफ जा रहे हो तो मोर स्पेसिफिक एंड लेस जनरल, ठीक है, और जब आप ऊपर जा रहे हो तो लेस स्पेसिफिक एंड मोर जनरल। मतलब कोई भी है आ जाओ, ठीक है। एनिमलिया के कैरेक्टर्स क्या है, किंगडम एनिमलिया एज अ किंगडम, उसके कैरेक्टर क्या है जरा याद करो, मल्टी सेलुलर, हेट्रोट्रॉफ्स, विदाउट सेल वॉल, यही है ना कैरेक्टर्स, बेसिक कैरेक्टर्स। सो उस वो तो उसमें तो बहुत सारी चीजें आ जाएंगी विच मींस दे आर जनरल। लेकिन आप याद करो कि मेमेलिया के क्या कैरेक्टर्स हैं। मेमेलिया के कैरेक्टर है मेमोरी ग्लैंड होना चाहिए, बॉडी पे हेयर होना चाहिए, स्केल से तो ये आप देख रहे हो कि अगर हम लोग थोड़ा नीचे आएंगे तो कितना स्पेसिफिक होते जा रहे हैं। वी बिकम मोर स्पेसिफिक एंड वी बिकम लेस जनरल in character finding as we move from kingdom to species. But as we move from species to kingdom, as we climb up the ladder of category rank, the characters become more general and organism become more unrelated. Therefore, समझे आप मेरी बात? तो मैं ये बोल रहा हूं कि टैक्सोनॉमिक हायरार्की इज द लीनियर अरेंजमेंट ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज वेयर द किंगडम इज द हाईएस्ट रैंक एंड स्पीशीज इज द लोएस्ट रैंक। स्पीशीज आप जानते हो, और इस रैंकिंग से हम लोग को डेफिनेशन मिल जाती है। वो डेफिनेशन ये मिल जाती है कि स्पीसीज इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस, फैमिली इज अ ग्रुप ऑफ फैमिली इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस, जीनस इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज बोलना चाहिए, ऑर्डर इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिली, ऐसा बोलना चाहिए हम लोगों को, ठीक है। चलो ये सब बातें हो गई, नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे इस चैप्टर में ये ऐसा करके एक टेबल दिया है, इस टेबल को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट प्लांटी एनिमलिया, ये दो किंगडम यहाँ दिए हुए हैं, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा अपने तरीके से समझाता हूं ताकि समझ में आ जाए कम टाइम में। सो आप इमेजिन कर सकते हो कि प्लांटी जो है वो किंगडम है और उसके अंदर रिलेटेड फाइलम है, कौन कौन से, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, दीज टू आर रिलेटेड फाइलम। तो ग्रुप ऑफ रिलेटेड फाइलम इज किंगडम। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म सिमिलर है, दोनों सीडेड प्लांट है, और भी होते हैं प्लांटी में लेकिन दो को लिया है, तो इन दोनों को मिला के क्या बोल दिया, प्लांटी, विच मीन्स किंगडम इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड फाइला। जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म रिलेटेड फाइला है और उनको मिला करके किंगडम बना दिया प्लांटी। ऑब्वियसली प्लांटी में आर्थ्रोपोड नहीं आएगा क्योंकि आर्थ्रोपोड एंड एंजियोस्पर्म आर नॉट रिलेटेड। सो सिंपल सी बात है, रिलेटेड फाइला को मिला इसको जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, किंगडम बन जाएगा। किंगडम इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड फाइलम। सिमिलरली फाइलम इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स, ऑर्डर इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिली, फैमिली इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जनरा, जनरा इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज। वही लॉजिक है ना, ठीक है। यहां पे भी देख लो, फाइलम इज अ ग्रुप ऑफ सेवरल
और कॉर्डेटा में और भी क्लास होते हैं, आप जानते हो रेप्टिलिया होता है, मैं लिख दे रहा हूँ। तो जैसे कॉर्डेट है, मैमल है, वैसे इसमें रेप्टिलिया भी होगा, वैसे इसमें ऑब्वियसली एवीज भी होगा, बर्ड्स भी होगा, इसमें एम्फीबियंस भी होगा, फिशेस भी होगा, पिसीज भी होगा, एम्फीबियंस भी होगा, और ऑब्वियसली मैमल्स भी होगा, साइक्लोस्टोमेटा भी होगा। तो कहने का मतलब यह है मेरे कि फाइलम इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लास। एक क्लास को पकड़ो, क्लास इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स, ठीक है। देन ऑर्डर इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिली, फैमिली इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा, जेनरा इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज। यही अपने को पकड़ना है। तो जनरल डिफिनेशन ये है कि जो नेक्स्ट ऊपर वाला होता है रैंक में, वो नीचे वाले का रिलेटेड का कलेक्शन होता है, दैट्स इट, ठीक है। नाउ अब देखते हैं किंगडम प्लांटी में, देखो दो जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म, अपने को याद भी करना है। एंजियोस्पर्म में दो मोनोकॉट डाइकॉट, मोनोकॉट का एक एग्जांपल अपने को याद करना है, किसका क्लासिफिकेशन आप जानते हो अच्छे से, वीट का क्लासिफिकेशन। तो वीट का क्लासिफिकेशन क्या है, किंगडम प्लांटी, फाइलम या डिवीजन एंजियोस्पर्मी, क्लास मोनोकॉट, ऑर्डर पोएल्स, फैमिली पोएसी, पोएसी को हम लोग ग्रामिनी भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जीनस ट्राइटिकम और स्पीशीज एस्टिवम, ठीक है। नाउ मैंगो पे आते हैं थोड़ा सा। तो देखो मैंगो का किंगडम प्लांटी, अरे मैंगो ये है ना, मैंगिफेरा इंडिका मैंगो है ना। सो मैंगो का किंगडम प्लांटी, फाइलम एंजियोस्पर्म, क्लास डाइकॉट, ऑर्डर इधर आ गया, मैंगो इधर है ना, तो ऑर्डर सेपेंडेल्स, फैमिली एनाकार्डिएसी, जीनस मैंगिफेरा, स्पीशीज इंडिका। नेक्स्ट अगर आप देखो तो ये सब सोलेनम वालों का जो है उसका भी मैं बता देता हूं। फाइलम एंजियोस्पर्म, क्लास डाइकॉट, ऑर्डर पॉलीमोनियल्स। अब आप याद रखना पॉलीमोनियल ऑर्डर के अंदर दो फैमिली आती है, एनसीईआरटी में लिखा है कन्वोल्वुलेसी और सोलेनेसी। सो फैमिली ये आपको याद करना है, ये एनसीईआरटी के पैराग्राफ में लिखा है। सो पॉलीमोनियल्स में क्या आ जाएगा, कन्वोल्वुलेसी और सोलेनेसी, ठीक है। सोलेनेसी के अंदर जनरा आ जाएंगे सोलेनम दतुरा पिटूनिया, ये भी एनसीईआरटी में लिखा है। सोलेनम दतुरा एंड पिटूनिया आर थ्री जनरा अंडर सोलेनेसी, कन्वोल्वुलेसी एंड सोलेनेसी आर टू फैमिलीज अंडर वन ऑर्डर पॉलीमोनियल्स। तो जब ऑर्डर पढ़ेंगे तो आप बोल सकते हो कि पॉलीमोनियल इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज विच आर कन्वोल्वुलेसी एंड सोलेनेसी। सिमिलरली सोलेनम दतुरा पिटूनिया आर रिलेटेड जेनरा विच कम अंडर फैमिली सोलेनेसी, ऐसे आप बोल सकते हो। नाउ सोलेनेसी फैमिली हो गई, जेनरा सोलेनम हो गया, और स्पीशीज देखो ये चार याद रखना है, सोलेनम मेलॉन्जेना मतलब होता है ब्रिंजल, ब्रिंजल, ओके। सोलेनम नाइग्रम मतलब होता है मकोई, ठीक है। सोलेनम ट्यूबरोसम इज ऑब्वियसली पोटैटो एंड सोलेनम लाइकोपर्सिकम इज ऑब्वियसली टोमेटो, नॉट जोमैटो, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट एनिमलिया पे आते हैं। एनिमलिया में दो फाइला है, आर्थ्रोपोडा इनवर्टिब्रेट का है और कॉर्डेटा वर्टिब्रेट का है, आप जानते हो। आर्थ्रोपोडा में एक एग्जांपल हम लोग को पढ़ना है हाउस फ्लाई, ठीक है। इसका नाम तो हाउस फ्लाई है, लेकिन ऑफिस की फ्लाई भी यही होती है, ठीक है। सो एनिमलिया के अंदर एक क्या है, आर्थ्रोपोडा विच इज फाइलम। नेक्स्ट हाउस फ्लाई का क्लास क्या है, इंसेक्टा। हाउस फ्लाई का ऑर्डर क्या है, डिप्टेरा। डिप्टेरा मतलब होता है उड़ने वाले इंसेक्ट, ठीक है। बहुत से इंसेक्ट होते हैं जिनके अंदर फ्लाइंग एबिलिटी जो है वो रिडंडेंट होती है, कोई बात नहीं, डिप्टेरा जो है ये हो गया। नेक्स्ट डिप्टेरा में हम लोगों ने पढ़ा है फ्लाइट वाले इंसेक्ट होते हैं, और डिप्टेरन जो है इनमें फ्लाइज एंड मॉस्किटोज आते हैं। और भी इंसेक्ट हैं कोलियोप्टेरन्स, लेपिडोप्टेरन्स, वो सभी बायोडाइवर्सिटी चैप्टर में है। सो देयर आर ऑर्डर्स ऑफ इंसेक्ट क्लास। इंसेक्ट क्लास के अंदर बहुत से ऑर्डर हैं, कुछ ऑर्डर में बीटल है, कुछ में बग्स हैं, ठीक है। लेकिन ये जो ऑर्डर है डिप्टेरा, यहां लिख लेना, इसके अंदर क्या आते हैं, मॉस्किटोज एंड फ्लाइज। तो फ्लाइज, फ्लाइज एंड मॉस्किटोज, ठीक है। नाउ व्हाट, इसका फैमिली क्या है, मुस्किडेई। इसका जीनस क्या है, मुस्का। इसका स्पीसीज क्या है, मुस्का डोमेस्टिका। आप याद रखना जब हम लोग स्पीसीज लिख रहे हैं तो जीनस को भी लिख रहे हैं। इसको हम लोग बोलते हैं बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, मतलब दो नाम लिखें। स्पीसीज का नाम सिर्फ अकेले लिखेंगे नहीं चलेगा, सिर्फ डोमेस्टिका नहीं चलेगा, जीनस का नाम भी लिखना पड़ेगा। सो स्पीसीज नेम इज नॉट डोमेस्टिका, इट इज मुस्का डोमेस्टिका,
ये बात समझो, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद आया कॉर्डेटा। कॉर्डेटा में हम लोग ह्यूमन का पढ़ना है हम लोगों को। तो ह्यूमन का क्लास क्या है? मेमेलिया। ह्यूमन का ऑर्डर क्या है? प्राइमेटा। ह्यूमन की फैमिली क्या है? होमिनिडी। होमिनिडी का मतलब होता है ग्रेट एप्स। कौन से एप्स? ग्रेट एप्स, मतलब महान बंदरों की फैमिली। ये मत बोलना घर पे कि तुम्हारी फैमिली महान बंदरों की फैमिली। होमिनिडी बेसिकली मींस फैमिली ऑफ ग्रेट एप्स। इसके अंदर कौन आता है? इसके अंदर आता है गोरिल्ला, ओरंगुटन, चिंपैंजी, इस तरह के बड़े बड़े एप्स आते हैं। तो और भी छोटे वाले एप्स भी होते हैं, जैसे कि मंकी, लेमूर, तो उसकी फैमिली अलग है। लेकिन ये ग्रेट एप्स की फैमिली है। ह्यूमन फैमिली इज फैमिली ऑफ ग्रेट एप्स। क्या बोलते हैं? होमिनिडी। नेक्स्ट जीनस। जीनस में कौन आएगा? होमो। और स्पीसीज आप जानते हो होमो सैपियंस। अपना स्पीसीज सैपियंस नहीं है, अपना स्पीसीज होमो सैपियंस है। दोनों से नाम लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद कैट्स एंड डॉग्स का भी है। तो कैट्स एंड डॉग्स का क्लास तो ऑब्वियसली मैमल है, फाइलम ऑब्वियसली कॉर्डेट है, लेकिन ऑर्डर अलग है। ह्यूमन एंड कैट डॉग्स डिफर एट द लेवल ऑफ ऑर्डर। ह्यूमन का ऑर्डर प्राइमेट्स है और कैट एंड डॉग का ऑर्डर क्या है? आप देख रहे हो, कार्निवोरा। दे आर कार्निवोर्स। डॉग फैमिली इज कैनिडेई एंड कैट फैमिली इज फेलिडेई। फेलिडेई के अंदर दो जनरा है, पैंथेरा और फेलिस। और भी जनरा है, लेकिन यहां पे देखो ना, फेलिस इज फॉर कैट एंड पैंथेरा इज फॉर बिग कैट्स, ठीक है। तो पैंथेरा लियो लायन, पैंथेरा टिग्रिस टाइगर, और पैंथेरा पार्डुस लेपर्ड, ठीक है। तो आई होप आप ये जानते हो। यहां मैं लिख दे रहा हूं एक बार, लायन, टाइगर और लेपर्ड। अगर आप नोटिस करो तो आप देखोगे कि जब भी हम लोग स्पीसीज लिख रहे हैं तो उसमें दोनों का नाम लिख रहे हैं, जीनस वाला भी और स्पीसीज वाला भी। ऐसा इसलिए क्योंकि कैलस लिनेयस ने दिया था बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। क्या दिया था? बाइनोमियल, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। मतलब कभी भी एक स्पीसीज को हम लोग लिखेंगे, नेम ऑफ अ स्पीसीज, नॉट नेम ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऐसा नहीं, ऑर्गेनिज्म का नाम नहीं, ऑर्गेनिज्म प्रॉपर नाम नहीं दे रहा है। इस शेर का नाम है शेरा, इस शेर का नाम है मोगली, नॉट लाइक दैट। स्पीसीज का जब नाम देंगे तो वो दो वर्ड से आएगा, ठीक है। सो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर क्या बोलता है कि नेम ऑफ स्पीसीज, नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म नहीं बेटा, नेम ऑफ स्पीशीज। जैसे ह्यूमन का नाम ह्यूमन, लेकिन ह्यूमन ना बोल के बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में होमो सैपियंस बोलना है। ह्यूमन इज जस्ट अ वन वर्ड, लेकिन बाइनोमियल सिस्टम में उसका नाम क्या होना चाहिए? दो वर्ड का होना चाहिए। सो नेम ऑफ स्पीसीज कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड्स, कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड्स। पहला जो वर्ड होता है उसको हम लोग बोलते हैं जेनरिक नेम। क्या बोलते हैं? जेनरिक नेम या नेम ऑफ जेनरा। और दूसरा जो वर्ड होता है स्पेस देके, उसको बोलते हैं स्पीसीज नेम या फिर स्पीसीज एपिथेट। स्पीसीज एपिथेट। So binomial nomenclature was given by Carolus Linnaeus and it states that कि species का नाम दो words का होना चाहिए। Name of species should contain two words. पहला is generic name, दूसरा is species name, दोनों के बीच में स्पेस होना चाहिए। अब इसके बहुत से रूल्स हैं, जैसे एक एग्जांपल एनसीईआरटी में दिया है, मैंगीफेरा, मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा इंडिका, ठीक है। चलो, पहला रूल क्या है कि लैटिनाइज्ड होना चाहिए। लैटिनाइज्ड मतलब या तो लैटिन वर्ड होना चाहिए या तो किसी और लैंग्वेज का है, इंग्लिश, हिंदी, वॉटेवर लैंग्वेज का है तो उसको लैटिन में कन्वर्ट कर देंगे। अब इवन जो अपने ये जो साइंटिस्ट हैं कैलस लिनेयस, इनका भी नाम दूसरा था, कार्ल वॉन लिने। हिज एक्चुअल नेम वाज कार्ल वॉन लिने एंड ही कन्वर्टेड इट इनटू Latinized form, which is Callus Linnaeus. You can think about your Latin name by converting your name into something which resembles Latin accent. तो कहने का मतलब क्या है कि नाम को किस में कन्वर्ट करना है? लैटिन में। तो मैंगीफेरा इंडिका वॉट एवर नेम इट इज, बट इट शुड बी, जैसे इंग्लिश में मैंगो है लेकिन लैटिन में मैंगीफेरा है। समझ रहे हो? नेक्स्ट, नंबर 2, या तो नेटिवली लैटिन का होना चाहिए या तो किसी और लैंग्वेज में है तो उसको एक्सप्लिसिटली कन्वर्ट करके लैटिन में करेंगे। नंबर 2, दो वर्ड का होना चाहिए। पहला वर्ड जेनरिक नेम, दूसरा वर्ड स्पीसीज एपिथेट। नंबर 3,
अगर इन दोनों, अगर हम लोग हैंड रिटन, हाथ से लिख रहे हैं, हैंड रिटन है, तो दोनों वर्ड को सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे। कैसे, क्या करेंगे? सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे। जैसे मैंने कर रखा है मैंगीफेरा इंडिका को, वैसे ही दोनों को क्या करेंगे? सेपरेटली अंडरलाइन। सेपरेटली अंडरलाइन कब करेंगे? जब हाथ से लिख रहे हैं। ऑब्वियसली मैंने हाथ से लिखा है मैंगीफेरा इंडिका, तो इसको क्या किया? सेपरेटली अंडरलाइन किया। लेकिन अगर इसको कंप्यूटर में टाइप कर रहे होते, फॉर एग्जाम्पल जैसा आप देखो, जैसा एनसीईआरटी ने बनाया है, यहाँ पे लिखा है मैंगीफेरा इंडिका, दिस इज द टाइपिंग इन द कंप्यूटर, मैंगीफेरा इंडिका, समवर लाइक दैट। तो मैंगीफेरा इंडिका जब टाइपिंग में लिखेंगे तो अंडरलाइन नहीं करेंगे, रादर उसको क्या कर देंगे? इटैलिक कर देंगे, विच मीन्स यू कैन सी दिस फॉन्ट इज डिफरेंट। ये फॉन्ट जो है सीधा फॉन्ट है, रेगुलर फॉन्ट है, लेकिन ये टाइपोग्राफी क्या है? इटैलिसाइज्ड है। डोंट कंफ्यूज लैटिनाइज्ड विथ इटैलिसाइज्ड। लैटिनाइज्ड मतलब लैटिन में कन्वर्ट करना, और इटैलिसाइज मतलब इटालियन में कन्वर्ट। इटैलिसाइज्ड बेसिकली मींस कि फॉन्ट को ऑब्लिक कर देना, उसको क्या बोलते हैं? इटैलिसाइज्ड। तो in computer, when they are names of biological names are when typed in computer, they must be italicized. And when they are handwritten, like just I have written on the board, उस केस में उनको कैसा होना चाहिए? सेपरेटली अंडरलाइन। जेनरिक नेम अलग अंडरलाइन और स्पीसीज नेम अलग अंडरलाइन, ठीक है, ऐसा होना चाहिए। तो अब देखो यहां पे भी लिखा है, लेट्स आल्सो टॉक अबाउट इट। बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक्स। They are Latinized or derived from Latin irrespective of their origin. First word in biological name represents genus, while the second component denotes species name या species epithet. Both the words in biological name जब हाथ से लिख रहे हैं, जब टाइप कर रहे हैं तो इटैलिक्स में कर रहे हैं, ओब्लिक कर रहे हैं, लेकिन जब हाथ से लिख रहे हैं तो इटैलिक कैसे करोगे? Rather they should be separately underlined or printed in italics to indicate their Latin origin. ठीक है। और फाइनली चौथा पॉइंट क्या है? फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग जीनस वो कैपिटल से स्टार्ट होना चाहिए। मैंगीफेरा का एम, होमो का एच और मुस्का डोमेस्टिका का एम, ये सब किससे स्टार्ट है? कैपिटल लेटर। फर्स्ट लेटर ऑफ स्पीसीज नेम इज स्मॉल लेटर, बट फर्स्ट लेटर ऑफ जेनरिक नेम इज कैपिटल लेटर। तो इसको चार को मिला करके हम लोग क्या बोलते हैं? वी कॉल दिस ऑल टुगेदर एज बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो लिविंग वर्ल्ड में डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड पे आ गए, ठीक है। लिविंग वर्ल्ड में टैक्सा और क्लासिफिकेशन कैटेगरीज, इन सबको मैंने ब्रीफ में बताया। आप देख रहे हो डायरेक्ट समरी आ गया, खत्म हो गया। अब मैं यहाँ पे एक छोटा सा एंड बात बता के खत्म करना चाहता हूं, क्योंकि ये छोटा चैप्टर है। आप याद रखो, दो सवाल हैं, ठीक है। पहला सवाल क्या है? व्हाट इज लाइफ, ठीक है। और दूसरा सवाल क्या है? व्हाट इज लिविंग। व्हाट इज लिविंग का मतलब है विच ऑर्गेनिज्म इज लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब ये दो सवाल में से एक सवाल जो है वो फिलोसॉफिकल है और दूसरा सवाल जो है वो साइंटिफिक है। तो दिस क्वेश्चन इज फिलोसॉफिकल। व्हाट इज लाइफ, ये कैसा सवाल है? फिलोसॉफिकल है। और एनसीईआरटी में इसके बारे में बात नहीं की। एनसीईआरटी इज अ साइंस टेक्स्ट बुक, नॉट अ फिलोसफी टेक्स्ट बुक। तो एनसीईआरटी ने इसके बारे में बात नहीं की है कि जीवन क्या है, पर्पस क्या है, हम सब यहाँ क्या कर रहे हैं, हम सब कहाँ से आए हैं। तो दैट इज फिलोसॉफिकल। लेकिन ये जो है किसके बारे, दिस इज अ साइंटिफिक क्वेश्चन, व्हाट इज लिविंग। किसको आप लिविंग बोलोगे, किसको आप लिविंग नहीं बोलोगे, ये साइंटिफिक क्वेश्चन है। तो इसमें मैं बताना चाहता हूं कि व्हाट आर प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, बस ये बताना चाहता हूं। ग्रोथ, लिविंग ऑर्गेनिज्म की पहली प्रॉपर्टी क्या है? ग्रोथ। और ये ग्रोथ कैसे होनी चाहिए? प्रोटोप्लाज्मिक होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? प्रोटोप्लाज्मिक मतलब इंटरनल, अंदर से होनी चाहिए। और मेटाबॉलिज्म से होनी चाहिए, तो मेटाबॉलिक। नॉन लिविंग चीजें भी ग्रो करती हैं, लेकिन बाहर से डिपोजिशन से ग्रो करती हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स अंदर से एनाबॉलिज्म से ग्रो करते हैं। दोनों में बहुत फर्क है, ठीक है। नेक्स्ट, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की? दूसरा फीचर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है वो है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन, ठीक है। सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। और यहां एक बात और याद रखना कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जिस समय ग्रोथ होती है उस समय रिप्रोडक्शन नहीं होता है। इसका मतलब क्या है कि ग्रोथ इज बेसिकली इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल, वो अलग चीज है। और रिप्रोडक्शन जो है वो अलग चीज है। रिप्रोडक्शन इज बेसिकली इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। सो रिप्रोडक्शन इज इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एंड ग्रोथ इज इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स। तो अगर इस डेफिनेशन को अप्लाई करें तो यूनिसेलुलर में
ग्रोथ और रिप्रोडक्शन का मतलब सेम है, क्योंकि जब उनके सेल डिवाइड करेंगे तो उनका इंडिविजुअल भी बढ़ जाएगा। सो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट्स, और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ का मतलब अलग है क्योंकि इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स हो रहा है, और रिप्रोडक्शन का मतलब अलग है क्योंकि इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हो रहा है। So in multicellular organisms, growth and reproduction are not same, which means in multicellular organisms, growth and reproduction are mutually exclusive events. ठीक है, ये भी मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट, थर्ड क्राइटेरिया जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, वो है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। क्या? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर नॉट मेड अप ऑफ सेल्स। तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको सेल्स का ही बना होता है। इसका आप एक एक्सेप्शन ले सकते हो। एक्सेप्शन क्या है? आप बोल सकते हो, नॉट रियली एन एक्सेप्शन, आप इसको एक साइड नोट की तरह याद रख सकते हो कि वायरसेस, वायरसेस जो है वो क्या है? कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। ऐसा हम लोग क्यों बोलते हैं? क्योंकि वायरसेस are not cellular, still they have some properties like to cause infection and to infect a host cell। लेकिन याद रखना, वायरसेस भी लिविंग बिहेवियर कब शो करते हैं? व्हेन दे आर इनसाइड द सेल। ठीक है। चौथा जो फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, वो क्या है? मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म, तो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में मेटाबॉलिज्म होता है, मतलब बायोकेमिकल रिएक्शन होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, सेल के अंदर कई सारे रिएक्शन हो रहे हैं। ए से बन रहा है बी, बी से बन रहा है सी, सी से बन रहा है डी, डी से बन रहा है ई, मान लो ई से फिर बन जा रहा है बी, और थ्रू सम मैकेनिज्म बी से भी डी बन सकता है। तो सेल के अंदर बहुत सारे रिएक्शन हो रहे हैं। सेल के अंदर क्या हो रहा है? मेनी, बहुत सारे रिएक्शन हो रहे हैं। तो ये सारे रिएक्शन का अलग अलग एंजाइम होता है। ए से बी का अलग एंजाइम है, बी से सी का अलग एंजाइम है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। हर रिएक्शन का अपना क्या होता है? एंजाइम। एंजाइम हम लोग पढ़ चुके हैं। सो मेनी एंजाइम कैटलाइज्ड। और ये सारे रिएक्शन कैसे होते हैं मालूम है? सस्टेनेबल तरीके से होते हैं, मतलब अभी भी हो रहे हैं, बाद में भी होते रहेंगे। ठीक है। मेनी एंजाइम कैटलाइज्ड सस्टेनेबल रिएक्शंस आर कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। तो सेल्स के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर मेटाबॉलिज्म होता है। मेटाबॉलिज्म में क्या होता है कि बहुत सारे रिएक्शन होते हैं, और ये सारे रिएक्शन सस्टेनेबल हैं, अभी भी हो रहे हैं और बाद में भी होते रहेंगे। अपने सेल के अंदर अभी भी रिएक्शन हो रहे हैं और बाद में भी होते रहेंगे, और वो सारे रिएक्शन एंजाइम कैटलाइज्ड सस्टेनेबल है। एक रिएक्शन दूसरे रिएक्शन को नेगेटिवली इफेक्ट जनरली नहीं कर रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म। सेट ऑफ मेनी एंजाइम कैटलाइज्ड सस्टेनेबल बायोकेमिकल रिएक्शंस इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मेटाबॉलिज्म होता है, ये इनका एक यूनिक फीचर है। और नेक्स्ट, उसके बाद लास्ट में आ जाता है कॉन्शियसनेस। ठीक है, लास्ट में क्या आ जाता है? कॉन्शियसनेस। ठीक है, या फिर ऐसे बोल सकते हो रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। ठीक है, इसको भी हम लोग बोलते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलस। अब कॉन्शियसनेस एक ट्रिकी वर्ड है, इस पे हम लोग अभी नहीं जाएंगे क्योंकि ये सब डिलीटेड है, लेकिन बस इतना याद रखो कि कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या क्या है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ कैसी होती है? प्रोटोप्लाज्मिक, इंटरनल एंड मेटाबॉलिक। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में रिप्रोडक्शन है। ठीक है, all living organisms can produce copies of their own through reproduction. Reproduction can be asexual, reproduction can be sexual, but याद रखना क्वालिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसे जरूरी नहीं है। रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन सेक्सुअल हो या रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल हो, दोनों केस में ऑर्गेनिज्म लिविंग है। ठीक है, बहुत से ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन टेक एग्जाम्पल ऑफ मेनी बैक्टीरिया जिनमें गैमीट नहीं होता। यू कैन ऑल्सो टेक एग्जाम्पल ऑफ बेसिडियम, उसका नाम है ड्यूटेरोमाइसेटीज, फंजाई का क्लास है, उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। सो ये मिसकंसेप्शन है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तभी लिविंग है, नहीं। एनी काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन इज लिविंग ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट, सेलुलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैरी आउट मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म इज सेट ऑफ मेनी एंजाइम कैटलाइज सस्टेनेबल रिएक्शन, मैंने बता दिया। और लिविंग ऑर्गेनिजम्स आल्सो रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, दे हैव कॉन्शियसनेस। हायर ऑर्गेनिजम्स के अंदर कॉन्शियसनेस भी है। सो एंड करते वक्त याद रखो ये छोटा चैप्टर है, और ये दो दो पॉइंट है, ये डिलीटेड में है, लेकिन इतना जो मैंने बताया इतना मालूम होना चाहिए। समरी में है, दूसरी जगह पे भी आते हैं। सो व्हाट इज लाइफ is a philosophical question, and what is living is the scientific question. We should always be asking more about what is living. अब इसको तो आंसर कर नहीं सकते, इसको आंसर कर सकते हैं, दिस इज आंसरेबल।
लिविंग ऑर्गेनिजम्स वो है जो ग्रो कर सकता है, जो रिप्रोड्यूस कर सकता है, जो सेल्स का बना है, जो मेटाबॉलिज्म करता है, और इट हैज सम वे टू रिस्पॉन्ड टू एनवायरमेंटल चेंजेस. द एडवांस्ड फॉर्म इज कॉल्ड कॉन्शियसनेस एंड the basic form is called responsiveness. Thank you so much for watching this video. I'll come back with more videos on the bootcamp session. Thank you so much.